नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हो। सबसे पहले यह देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में किन किन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो यह सभी हमारी अच्छी करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक पे विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही अंत तक बनी रहेगा। आपके लिए काफ़ी खास और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें शामिल है। तो इस चर्चा से पहले ज़रूरी है कि आपके साथ एक न्यूज़ साझा करूँ। संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आपके लिए ऑनलाइन मोड पर बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का, जिसे 15 अक्टूबर 2023 से शुरू किया जा रहा है। इसकी जो फीस है यह मात्र 25,000 रुपये है। यहाँ आपको ईएमआई की सुविधा भी दी जाएगी। यह जो कोर्स है अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पे आपको 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं दी जाएंगी, जिनकी वैधता 1 वर्ष होगी और इस 1 वर्ष के दौरान आप इन क्लासेस को असीमित बार देख पाएंगे। इसके साथ ही जो कक्षाएं हैं आपको प्रतिदिन 2 कक्षाएं दी जाएंगी और नियमित रूप से टेस्ट के साथ साथ आपको जो भी आवश्यक सपोर्टिंग मटेरियल होगा वह सब कुछ भी प्रोवाइड किया जाएगा और नोट्स भी दिए जाएंगे। तो कोर्स बेहद खास है जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं आपके लिए एक खास बात। पिछली क्लास में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपका क्या स्कोर बना था, जिससे कि हम देखें कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं या किन चीज़ों में फंस रहे हैं या लैंग्वेज में फंस रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं हमारे आज की पहली न्यूज़। हरित हाइड्रोजन बस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल दिल्ली में हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। अब यह बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा है वह यह है कि 15 और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें दिल्ली को दी जाए, जो यहाँ पर दौड़ते हुए केवल प्रदूषण के नियंत्रण में ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। और हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार लंबे समय से अलग अलग प्रयास कर रही है, लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिनके माध्यम से भारत कार्बन न्यूट्रल बन सके। इसके साथ साथ ही हम लोग जलवायु परिवर्तन को रोकने में भूमिका निभाएं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस है इसको तैयार किया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने फरीदाबाद के विकास केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र में ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने का कार्य कर रही है। उसी के माध्यम से अब यह सारी की सारी परियोजना आगे बढ़ रही है। हालांकि एक खास बात यहाँ देखने वाली यह है कि अभी जो 2 बसें हमने यहाँ से ली हैं, इसके द्वारा तैयार की हैं, तो उन बसों को आने वाले समय में 3 लाख किलोमीटर तक चलने के लिए तैयार किया गया है। यानी कि सरकार ने व्यवस्था की है कि दोनों बसें, यानी कि एक बस की जो सीमा है यहाँ पर 1.5 लाख किलोमीटर रहने वाली है। तो सरकार यह चाहती है कि इस दौरान जब यह पूरा का पूरा अपना सफ़र तय कर लेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी अधिक यह सक्षम है और हमें क्या क्या लाभ इससे होने वाले हैं और प्रदूषण नियंत्रण में हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। क्लियर है महत्वपूर्ण बात। सबसे यहाँ पर खास बात यह है कि हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन को ही क्यों यूज़ किया। देखिए, हाइड्रोजन जो है यह प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे लिए एक खास अस्त्र है। तो उसी अस्त्र का प्रयोग अब हम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि इसका उपयोग करते हुए यदि हम वाहनों को चलाते हैं तो उत्सर्जन के रूप में हमें सिर्फ जल प्राप्त होगा, कोई भी प्रदूषक प्राप्त नहीं होगा। वहीं यहाँ पर एक खास बात यह भी है हमारे लिए कि ग्रीन हाइड्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं होता। जैसे कि आप सोचें कि जिस तरह सीएनजी की बसें दिल्ली में चला करती थी, अब हाइड्रोजन के माध्यम से हम उसी प्रकार बसों का संचालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हम पहले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, फिर जब उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम लोग वाहनों को चलाने में करते हैं। तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, तो उत्सर्जन सिर्फ और सिर्फ पानी का होगा। इसमें खास बात यह भी है कि हर बस के अंदर 4 सिलेंडर लगाए गए हैं, यानी कि अभी 2 बस हैं तो इन दोनों बसों के अंदर अलग अलग 4-4 सिलेंडर लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 30 किलोग्राम है। वह इतना हाइड्रोजन कैरी करते हैं। अब हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में रिफिल भी करना होगा। तो जानकारी यहाँ पर यह भी प्राप्त हो रही है कि इसको रिफिल करने के लिए बहुत अधिक समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा और मात्र 12 मिनट की अवधि के अंदर यह सिलेंडर पूरी तरह से रिफिल हो जाएंगे। और एक बार यदि सिलेंडर पूरी तरह से रिफिल हो जाते हैं तो इनको हम दिल्ली की सड़कों पर मैक्सिमम 350 किलोमीटर तक दौड़ाने में सक्षम है। तो एक अच्छी खासी दूरी तय कर रहे हैं, एक अच्छी खासी इनकी सीमा है और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग बसें हमारे सड़कों पर संचालित हैं। कुछ बात ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है हाइड्रोजन,
क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग पारंपरिक ईंधनों पर आश्रित थे, जिस वजह से हमने बहुत सारा प्रदूषण अब कर दिया। अब सरकार को दिख रहा है कि एक्चुअल में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी गैसों के माध्यम से हम लोग अब बेहद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम तैयार करना चाहें तो उसके लिए हमें 50 यूनिट नवीकरणीय बिजली, इसके साथ साथ में 9 किलो विआयनीकृत जल की आवश्यकता होती है। तो बिजली जो होती है, नवीकरणीय बिजली की बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर सौर और पवन ऊर्जा शामिल होती है। तो उनके माध्यम से ही हम पूरे के पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और जो जल हम यहाँ प्रयोग करते हैं वह विआयनीकृत होता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यह पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित बात आपसे हो सकती है। तो हरित हाइड्रोजन 100% जो है यह टिकाऊ है हमारे लिए। रीजन क्या है? पहली बात तो जब हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे तो उस दौरान भी हम किसी भी प्रकार से कहीं भी कैसा भी प्रदूषक नहीं बनाएंगे, और जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, हमें यूज करने के लिए मिलेगी, तो इसके यूज के बाद भी कोई भी प्रदूषक नहीं निकलेगा, यानी कि टोटल 0 पॉल्यूटेंट्स हैं इसकी तरफ से। तो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण, पर्यावरण लक्ष्यों के लिए बेहद खास यह हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, और जब कभी भी आप लोग कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर एनवायरनमेंट का कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ इसको आप लोग शामिल भी कर सकते हैं। वहीं एक खास बात देखने वाली यह है कि भारत सरकार ने अन्य अनेक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं अपने लिए, चाहे हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करें या फिर हम लोग किसी भी स्थिति में डिकार्बनाइजेशन लक्ष्यों की बात करें। तो जो हमारे लक्ष्य हैं अलग अलग, कई लक्ष्यों की बात तो हम लोग जर्नली करते रहते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कैसे कैसे भारत सरकार लगातार गैर पारंपरिक ईंधनों की तरफ बढ़ रही है, स्रोतों की तरफ बढ़ रही है। तो आज की हम लोग बात करते हैं थोड़ा हाइड्रोजन की। सरकार ने फैसला किया हुआ है कि वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन की वैश्विक मांग 4 से 7 गुना तक बढ़ेगी। ठीक है, और जिस वजह से क्या होगा, जब यह बढ़ेगी तो डिमांड हो जाएगी 500 से 800 मिलियन तक हाइड्रोजन की दुनिया में। इतना ही नहीं, इसके अलावा घरेलू स्तर पर अगर हम केवल भारत के मामले में देखें तो भारत के मामले में जो मांग है वह 2050 तक वर्तमान में 6 मिलियन टन है, और 6 मिलियन टन से 2050 तक जब यह बढ़ेगी तो हमें संभावना है कि 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 25 से 28 मिलियन टन हो सकती है आने वाले समय में। यह भी एक खास संभावना है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम स्थिति देखें तो तेल और गैस सार्वजनिक उपकरण जो है वह वर्ष 2030 तक लगभग 1 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन को तैयार करेंगे। जैसे कि जो हम लोग का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यह भी हमारा तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रम है जो वर्तमान में इस दिशा में काम कर रहा है। तो खास है अपने आप में, और अलग अलग जो स्थिति हमारी सोची हुई है, यदि हमारे अभी जो प्रायोगिक चरण चल रहे हैं यह सफल हो जाते हैं तो आने वाले समय में यह हमारे लिए क्रांतिकारी परिवर्तन तो लाएंगे। फिलहाल वर्तमान में एक खास बात यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि आप लोग के लिए एक प्रश्न है, यदि आपने अच्छे से न्यूज़ को सुना है तो आप इस प्रश्न का सरलता से जवाब दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर बात करनी है हमें बुद्धवनम परियोजना की। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको तेलंगाना सरकार वर्तमान में चला रही है, और भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना है ये। ठीक है, तो अभी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि जो हमारे बुद्धवनम परियोजना की टीम है, उस टीम ने श्रीलंका के अंदर एक जगह है मथाले जिसका नाम है, वहाँ पर विजिट किया है। विजिट क्यों किया है? क्योंकि वह देखना चाह रहे थे कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी की जो बौद्ध रॉक गुफाएं हैं, यानी कि पत्थर की गुफाएं हैं, उनमें क्या क्या खास विशेषताएं हैं। तो अभी उन्होंने इसीलिए यहाँ विजिट किया। अब इतनी सी न्यूज़ में 2 खास बात, पहली बात तो बुद्धवनम परियोजना, और दूसरी बात यह है कि मथाले की गुफाओं में ऐसा क्या खास है कि भारत से उसको हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में ही अन्य अनेकों इतने सारे बौद्ध स्थल हैं कि सब जगह पर हमें बेहद महत्वपूर्ण विशेषताएं बौद्ध धर्म की और भारतीय संस्कृति की देखने को मिल जाती है। तो देखिए, पहली बात जो श्रीलंका की है, यह आपको मैं यही क्लियर कर देता हूं कि मथाले श्रीलंका का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यहाँ पर जो हमारे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, तो शुरुआत में यह जो सारे के सारे ग्रंथ में कहीं कहीं बातें थी, इनको केवल मौखिक रूप से ही प्रसारित किया जाता था। यानी कि कहीं भी गौतम बुद्ध गए या फिर गौतम बुद्ध के अलावा उनके अनुयायी गए तो वे लोग मौखिक रूप से ही ज्ञान का प्रसार किया करते थे, बातें बताया करते थे। तो कहीं पर भी रिटर्न में साक्ष्य नहीं मिलता था। लेकिन सबसे पहले मथाले नामक जगह ही थी जहां पर ताड़ के पत्तों के ऊपर गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को लिखा गया था, और जब यहाँ पर इन शिक्षाओं को लिख लिया गया उसके बाद ही हमें यह तीनों ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक अर्थात त्रिपिटक के रूप में जानते हैं। क्लियर है बात? तो यह स्थान इस मामले में महत्वपूर्ण है और इसलिए भी खास है क्योंकि अब आपसे आने वाले समय में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि स्थल चर्चाओं में रहा है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो अब इतना जान लेने के बाद आपको ये पता हो गया कि रॉक गुफाएं हैं, तो यानी कि यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधित अनेक गुफाएं हैं और काफ़ी खास अलग अलग पहलुओं को समाये हुए हैं।
तो इतनी ही खास बात है। इसके अलावा बुद्ध वनम परियोजना के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर ही है और भारतीय संस्कृति सभ्यता से अनेक प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। तो एक्चुअल में यह जो बुद्ध वनम परियोजना है, यह एक विशेष बौद्ध विरासत थीम पार्क है और अपनी तरह का विशेष है, क्योंकि ऐसा पार्क और जगह ही देखने को नहीं मिलता है। इसको बनाया जा रहा है 279 एकड़ क्षेत्र में। इसके साथ ही यह जो काम किया जा रहा है, यह काम किया जा रहा है कृष्णा नदी पर बने हुए नागार्जुन सागर बांध के पास। बांध के पास कहाँ किया जा रहा है? यह कृष्णा नदी के उत्तरी तट पर किया जा रहा है। तो इसलिए चीजें आपस में बहुत अधिक रिलेटेड हैं, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध जो है यह बौद्ध धर्म के एक अनुयायी नागार्जुन की बात करता है, उसको दिखाता है। और जिस समय यहाँ पर उत्खनन हुए थे, उत्खननों के दौरान भी यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहीं यह भी पता लगता है कि इतिहास में यह जो क्षेत्र है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था और अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने, अनुयायियों ने आकर के यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य किए थे। तो नागार्जुन सागर के पास एक जगह है जिसको नागार्जुन कोंडा कहा जाता है। उस जगह से रिलेट करके इस पूरे के पूरे थीम पार्क को विकसित किया जा रहा है और बौद्ध धर्म की कुछ खास स्थितियों को यहाँ पर दर्शाने का काम किया जाएगा। तो क्या खास बात होगी इसके अंदर? तो देखिए, जो थीम पार्क है इसमें गौतम बुद्ध की गौरवशाली जीवन की झलक को दिखाया जाएगा, साथ साथ ही इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को। तो इसमें क्या क्या खास होने वाला है? इसमें एक प्रवेश चौक होगा, यानी कि बौद्ध धर्म की चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। बट जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, इसके अलग अलग खंडों में आपको बौद्ध धर्म की अलग अलग झलकियां देखने को मिलेगी। कैसे? एक जगह है जिसको बौद्ध चरित वनम कहते हैं। यहाँ पर आपको बौद्ध चरित वनम में बहुत सारी बौद्ध धर्म से संबंधित अलग अलग स्थितियां, समय और उनकी शिक्षाओं को दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक जातक पार्क तैयार किया गया है और हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की जो कहानियां होती हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। यह जातक कथाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य अनेकों देशों में, और मुख्य रूप से हम स्थिति समझे तो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में बहुत अधिक फेमस है। लोगों की बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो वह सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, देख जान समझ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान वनम है और हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में ध्यान लगाने का विशेष महत्व बताया गया था। एक स्तूप वनम भी इसमें तैयार किया जाएगा, जिसमें सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि भारत से अलग विदेशों के खास स्तूपों को भी दर्शाया जाएगा। एक महास्तूप इसमें बनाया गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाला है। इसके अलावा एक संग्रहालय इसमें बनाया जाएगा जिसमें बौद्ध धर्म की जो विरासत है उनको सहेजा जाएगा और वहां आने वाले पर्यटकों को वह सभी चीजें दिखाई जाएंगी। क्लियर है बात? तो यह सभी महत्वपूर्ण विशेषता है इस बौद्ध थीम पार्क की, और आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इसको तैयार किया जा रहा है, जल्द ही इसके पूरी तरह से बन जाने की संभावना है। हम क्यों तैयार कर रहे हैं और क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? तो जरूरी है कि पहली बात कि हम अपने बौद्ध स्थलों को संरक्षण दें। अब बौद्ध धर्म, एक धर्म की जो स्थितियां हैं वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेकों देशों में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी विरासत के महत्व को दर्शाना, स्थलों के महत्व दर्शाना और दिखाना कि बौद्ध धर्म का इतिहास कितना गौरवशाली है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा पर्यटकों को आकर्षित करना, केवल भारत के ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया और विश्व के अन्य अनेकों देशों से पर्यटकों को बुलाना, उनको बौद्ध धर्म से रूबरू कराना भी इसका उद्देश्य है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा क्योंकि रोजगार के अन्य अनेक अवसर उत्पन्न होंगे यहाँ पर, जिनसे स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। रोजगार मिलेंगे, साथ साथ में वह सभी लोग जब यहाँ से लाभान्वित होंगे तो केवल राज्य की ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि में भी वह भूमिका निभा पाएंगे। तो इन सभी उद्देश्यों के कारण वर्तमान में इस पूरी परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। थोड़ी सी बात नागार्जुन कोंडा की कर लेते हैं क्योंकि उसी से ही जुड़ा हुआ है सारा का सारा ये मामला। तो नागार्जुन कोंडा जो है यह एक द्वीप है, ठीक है। इसके पास में पहले अच्छा खासा क्षेत्र हुआ करता था, बट जिस समय नागार्जुन सागर बांध बनाया गया तो सारा क्षेत्र अब जलाशय में तब्दील हो गया। वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड रह गया जिसको नागार्जुन कोंडा के रूप में अभी जान रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना थी यह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर की गई थी। नागार्जुन कोंडा क्षेत्र जो है यह इतिहास में महायान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बना था। यहाँ पर अनेक बौद्ध संप्रदाय के भिक्षुओं ने आकर के अपने मठ स्थापित किए, मंदिर स्थापित किए, स्तूप बनवाए और स्थानीय लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया था। यहाँ पर खुदाई का कार्य भी हुआ था। कब हुआ था? 1954 से 60 तक यहाँ पर खुदाई का कार्य हुआ था। उत्खनन
हुए यहाँ पर, जिसके दौरान यहाँ से महास्तूप, वोट स्तूप, चैत्य, शिल मंडप और बड़ी संख्या में बौद्ध मूर्तिकला पैनल और अन्य अनेक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो स्वयं इस बात का साक्ष्य है कि यह क्षेत्र, यह स्थान इतिहास में बौद्ध धर्म की गौरवशाली गाथा का क्षेत्र बना हुआ था। क्लियर है आप लोग को? तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपके कुछ बातें पता नहीं पड़ जाएगी एग्जाम में। जैसे कि एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी यह देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट कर देना है। हम लोग बढ़ते हैं हमारी तीसरी न्यूज़। थोड़ी सी बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी कर ली जाए, खास है अपने आप में, क्योंकि अभी इनकी 107वीं जयंती मनाई गई है। कब? कल मनाई गई थी इनकी जयंती, 25 सितंबर के दिन होती है। ठीक है बात सभी को? तो याद रखिएगा, क्योंकि कहीं भी पूछी जा सकती है, वनडे एग्जाम में खासतौर पर ऐसी बातें पूछते हैं। तो इस बार की इनकी जो जयंती है यह इस मामले में खास थी क्योंकि नई दिल्ली में इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है जो 72 फीट ऊंची है, और इस प्रतिमा का जो अनावरण है यह स्वयं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो समझना है इस मूर्ति के बारे में, तो इस मूर्ति को बनाया गया है राजेश भंडारी के द्वारा। काफ़ी बड़ी मूर्ति है, इस वजह से वजन भी बहुत ज़्यादा है, 40 टन वजन है। इसको मिश्र धातु से तैयार किया गया है, जिसके अंदर मुख्य रूप से तांबा और कांसा की खास भूमिका है। इस जो मूर्ति है उसमें उनको दिखाया गया है कुर्ता पहने हुए, कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक स्लीवलेस जैकेट भी पहनी हुई है, ठीक है, और नीचे उन्होंने धोती पहनी हुई है। इस प्रकार उनको दिखाया गया, चश्मा लगाया हुआ है और उनके हाथ में, जैसे कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ठीक है। तो ये फोटो उसी आकृति की है, उसी मूर्ति की है जो फिलहाल नई दिल्ली में स्थापित की गई है। और इसके साथ साथ ही इनके जीवन के बारे में कुछ खास बातों पे चर्चा भी जरूरी हो जाती है यहाँ पे। तो इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले में हुआ था। जो गाँव है इनका उसको कहा जाता है नगला चंद्रभान। इनकी जयंती को हर वर्ष भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक खास बात है आप लोग के लिए, क्योंकि यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, या तिथि क्या है, किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने वर्ष 1951 में जनसंघ की स्थापना में सह संस्थापक की भूमिका निभाई थी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वह जनसंघ के संस्थापक थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सह संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना के बाद में इसका मसौदा भी तैयार किया, जनसंघ का मसौदा तैयार किया, और इस मसौदे को एकात्म मानववाद के रूप में जाना जाता था, यानी कि मानव के जीवन के जो महत्वपूर्ण गुण हैं इन्होंने उसमें शामिल किए थे और उसी के अनुरूप ही अपनी राजनीति पे चलाते थे। अगर हम एकात्म मानववाद की बात करें तो इसको मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर तैयार किया गया था। वह वर्गहीनता, जाति विहीनता, संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि यह इस प्रकार के भारत की कल्पना किया करते थे और मुख्य रूप से मानव कल्याण से जुड़े हुए ही विचार अपने मन में रखा करते थे, जैसा इनके राजनीतिक विचारों में भी देखने को मिलता था, इनके भाषणों में भी देखने को मिलता था। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल जनसंघ को ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी को भी विशेष वरीयता दी, और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते जनरली जो उपकरण थे, जिसमें कि सर्वोदय, स्वदेशी, अहिंसा इत्यादि शामिल थे, सत्य शामिल था, उसको भी इन्होंने महत्व दिया और गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए ही यह जीवन में आगे बढ़े। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं की रचना भी की, जिनमें राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और स्वदेश शामिल है। यह इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और पत्रिकाएं अनेकों एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती हैं, जैसा कि हम देखते भी हैं। क्लियर है बात? तो यह खास बात इनके जीवन की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और इनसे संबंधित, इनकी मूर्ति से संबंधित एक प्रश्न जिसका उत्तर आप लोग को मुझे कमेंट कर देना है। अभी हम लोग बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति जिसको 2020 में तैयार किया गया था, तो उस रिपोर्ट को देश में लागू करने के लिए तथा उसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक पैनल तैयार किया गया था, संसदीय पैनल, जिसकी अध्यक्षता की थी विवेक ठाकुर ने, जो लोकसभा के सांसद हैं। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अब विशेष सत्र के दौरान प्रस्तुत करती थी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो अब वर्तमान में उसमें खास चर्चाएं जो हैं वह चल रही हैं और बता रहे हैं कि इन्होंने किन खास चिंताओं को व्यक्त किया है। इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम दिया है इन्होंने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 2020। तो इनके जो काम था वह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा को देश में किस प्रकार से चलाया जाएगा वह निर्धारित करना था। तो उन्होंने कुछ खास बिंदुओं को फिलहाल पेश किया है, रेखांकित किया है, जिसको समझना जरूरी है। इन्होंने बताया है कि हमारे देश में अभी 1043 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 70% राज्य अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कि मुख्य रूप से जो कार्यवाही संभाल रहे हैं वह राज्य विद्यालय संभाल रहे हैं, जैसा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यह जो पूरा का पूरा पैनल था इसने कुछ खास बातों को रेखांकित किया, जैसे कि कैसे हम लोग देश में या उच्च शिक्षा के तहत हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे, किस प्रकार से उसका वित्त पोषण होगा और लैंगिक समानता कैसे सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने इसमें यह बताया कि सामाजिक वर्ग जो अलग अलग हैं उन सामाजिक वर्गों को हम किस प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं इस नीति
नीति को लागू करते हुए। तो समझते हैं जरा कि क्या क्या खास बातें थी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने उठाई है वह सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए उठाई है। इनका चाहत जो थी वह यह थी कि समाज में सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और नई व्यवस्था, नई नीति जो हमने तैयार की है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कैसे हितकारी हो। तो उन्होंने बताया कि देखिए, सरकार के लिए ज़रूरी है कि पहले इस नीति को लागू करते हुए सरकार सुनिश्चित करे कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं उनको उपयुक्त धनराशि मिले। कैसे मिले? यानी कि गवर्नमेंट उनके लिए उपयुक्त धनराशि अलॉट कर दे ताकि वह लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हो सकें और अपनी शिक्षा को लंबा चला सकें और रोजगार के अच्छे अवसर अपने लिए तैयार कर सकें। तो पहला यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सिफारिश इन्होंने कही है, बताया है कि सरकार के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को वह धन उपलब्ध कराए जिससे कि वह लोग पढ़ सकें। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सकल नामांकन के दौरान आप इनके लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारित करें। यानी कि आप पहले ही यह बात क्लियर कर लें कि जब आप कोई व्यवस्था चला रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, तो उसमें किस प्रकार से आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शामिल करना है। यदि आप लोग फीस को बहुत अधिक हाई रख देंगे तो क्या ऐसे लोग आएंगे? नहीं। तो सभी चीज़ें निर्धारित करना, इनके लिए सीट्स को रिजर्व करना, इनके लिए शिक्षा पद्धति का निर्धारण करना, यह सभी बात इन्होंने की है कि किस प्रकार होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना भी अब सरकार को ही है। साथ साथ सरकार अगर चाहती है कि शिक्षा इन वर्गों तक पहुंचे तो ज़रूरी होगा कि सरकार इनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करे और साथ साथ इनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी करे ताकि इनको शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो यह सारी जो सिफारिशें थी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए थी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं। इसके साथ साथ ही इस पैनल ने हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक संतुलन को स्थापित करने की बात भी उठाई है। कहा है कि आप किस प्रकार से लैंगिक समानता सुनिश्चित करेंगे, यह सब भी पहले से ही निर्धारित कर लेना है। सब कुछ सिफारिशें हैं, तो अभी सरकार देखेगी, जानेगी, समझेगी और कोशिश करेगी कि कैसे इनको लागू करें। यहाँ पर इस पैनल ने यह भी बताया कि आप प्रवेश प्रक्रियाओं को और पाठ्यक्रम को किस प्रकार से समावेशी बनाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो कि कुछ खास वर्गों तक या कुछ खास क्षेत्रों तक ही आपका पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रियाएं निर्धारित हो, सीमित हो। तो ज़रूरी है कि इसको समावेशी बनाया जाए ताकि सब तक इसकी पहुँच हो, हर एक सब्जेक्ट तक पहुँच हो और यह समावेशी भी लगे। यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा है कि ज़रूरी है कि आप जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति इनको दे रहे हैं वह मुख्य रूप से रोजगार उन्मुख हो। यानी कि ऐसा तो पढ़े लिखे तो रोजगार मिल सके, वरना क्या फ़ायदा कि पढ़ लिख भी लिए और रोजगार के क्षेत्र में भी आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है। वहीं इन्होंने अब नई शिक्षा नीति के तहत द्विभाषी व्यवस्था को लागू करना, साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। कहा है कि उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, तभी स्थानीय लोगों को लाभ होगा। वरना हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति हो, अगर आप उससे कहें कि हिंदी पढ़नी है तो आंदोलन भड़क उठते हैं, जो कि अपने आप में उनको दिखाता है कि उनके अधिकार जो हैं वह उसकी रक्षा करना चाहते हैं, जिस वजह से सारी मांग उठाते हैं। तो शिक्षा पद्धति क्षेत्रीय भाषा में हो अधिक बेहतर है, जो सभी जगह मानी भी जाती है। इसके अलावा जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनकी शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में विशेष निर्णय लेना, उनके लिए शिक्षा क्षेत्र को भेदभाव मुक्त करना और साथ साथ उत्पीड़न मुक्त करना भी बेहद ज़रूरी है। तो इसके निर्णय भी सरकार को ही लेने होंगे। यह सारी महत्वपूर्ण सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई है, इस पैनल ने की है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इस पैनल ने यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को लेकर के भी चिंताएं व्यक्त की हैं। देखिए, अभी क्या हुआ है कि जो ये नई व्यवस्था है ना, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट पर चल रही है। यानी कि आपका आना जाना चलता रहेगा, आपको अन्य अनेकों जगह पर विकल्प चुनने के अवसर दिए जाएंगे कि कौन कौन से विषय आप पढ़ना चाहते हैं, आप किन विषयों को छोड़ना चाहते हैं, ये भी आपके अपने हाथ में ही होगा। तो इन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो सिस्टम चूज़ किया गया अच्छा लचीली प्रणाली है, इसमें कोई दोहराए तो नहीं है, लेकिन अभी तक पश्चिमी देश इसको यूज़ करते थे, भारत में यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन भारत की शिक्षा पद्धति की स्थिति जो बनी हुई है उसके लिए बेहद चिंताजनक विषय है ये, यहाँ सुधार की आवश्यकता। इन्होंने यह भी कहा कि भारत में इसके सफल होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोग इसको लागू होने के बाद अंदर आना पसंद करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को छोड़ के जाना पसंद करेंगे। यदि यह अंदर बाहर वाली सिस्टम चलता रहा तो हम नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि कितने बच्चे रहेंगे और उन बच्चों के ऊपर हमें कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। क्योंकि अभी तो हमारा फिक्स है कि किस कोर्स के लिए अगर 500 बच्चे निर्धारित हैं कि 500 सीट हैं, तो हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि भाई इस कोर्स के लिए 20 शिक्षक रहेंगे। बट मान लीजिए अगर संख्या में उतार चढ़ाव संभव है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की संख्या में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सारा मामला अप्रत्याशित हो जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरफ यह महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ। इतना ही नहीं, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात इन्होंने यह भी बताई कि भारत में संस्थान की अनुमति अगर हम देते हैं,
ठीक है, अगर हम संस्थानों को यह बात कह देते हैं कि ठीक है आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा लीजिए, चला लीजिए, तो कहीं ना कहीं यह सब कुछ मामला चलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया, नहीं पता चलेगा कितने छात्र रहेंगे और कितने शिक्षक रहेंगे, जिससे कि छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात रहता है वह बिगड़ जाएगा। इतना ही नहीं, जो विकल्प यहाँ पे सरकार ने निर्धारित किए हैं बच्चों को देने के लिए, वह भी पूरी तरह से या ठीक तरह से परिभाषित नहीं है। तो इस पैनल ने यह भी कहा है कि सरकार इस तरफ भी संज्ञान ले और हर एक विकल्प को, उसके महत्व को रेखांकित करते हुए उसको परिभाषित करे, जिससे कि बच्चों को पता हो कि किस विषय से उनको क्या लाभ होगा और किस प्रकार से उसको पढ़ना होगा। तो यह सारी की सारी चिंताएं व्यक्त की हैं। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को लेकर के खास कंसर्न भी रेज किए हैं इन्होंने, जो आपसे आने वाले किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पैनल की सिफारिशें पूछी जा सकती हैं। जनरली हमने देखा है कि पूछी जाती भी रहती है, तो आने वाले समय में भी संभव है। जैसे कि अभी फिलहाल आप लोग की स्क्रीन पर एक प्रश्न इसी पूरे न्यूज़ से, और इसके साथ साथ ही एक और न्यूज़ गैलेक्टिक ज्वार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक नई रिसर्च की है और नई रिसर्च करते हुए हमारी मिल्की वे के पास एक और हमारी आकाशगंगा है। मतलब हमारी, हम देखते जानते समझते रहते हैं, कहीं और मानव नहीं है, तो अभी फिलहाल हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं ना। तो जो मिल्की वे की सबसे निकटतम एक और आकाशगंगा है, इसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। वनडे एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं कि एंड्रोमेडा क्या खास बात है इसकी, ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। बाकी आपको अभी यह समझना है कि जो सबसे नज़दीकी यह आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के पास, तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसके पास गैलेक्टिक ज्वार की संभावना है, यहाँ पर उपस्थित है। तो गैलेक्टिक ज्वार कहाँ पे, इसकी सीमाओं पर गैलेक्टिक ज्वार होने की इन्होंने स्थिति बताई है। तो गैलेक्टिक ज्वार यहाँ पर खास है, जिसको आपको समझना है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, गैलेक्टिक ज्वार की स्थिति भारत के महासागरों के समान है। हम देखते हैं ना कि हमारे महासागर के तटों पर ज्वार, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार की स्थिति बनती है, जो मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार जब यह आकाशगंगा अपना लगातार मूवमेंट कर रही होती है, तो इनकी आकृति ऐसा नहीं है कि स्थायी है, दूर से देखने पे स्थायी लगता है, बट एक्चुअल में वहां पर अलग अलग छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह या तारे लगातार वहां मूवमेंट करते रहते हैं और बहुत तेजी से मूवमेंट होता है उनका, जिस वजह से हमें वह आकृति देखने को मिलती है। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक्चुअल में जो गैलेक्टिक ज्वार है, यह ज्वार अलग अलग आकाशगंगाओं के अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, जो वस्तुओं को आसपास में बहुत अधिक प्रभावित करता है, और वहां पे आसपास में मूवमेंट करने वाली वस्तुएं ही उसको अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि बहुत अधिक नजदीकी रूप से यह सारे के सारे प्रभाव डालता है। तो इसकी वजह से जब यह गुरुत्वाकर्षण के कारण गैलेक्टिक ज्वार उत्पन्न हो जाता है, तो यह आसपास के सितारों की और बादलों की गति को भी प्रभावित करता है। केवल गति को प्रभावित करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि जब कभी भी हम देखते हैं कि दो मूवमेंट करने वाली आपस में सेम स्थितियां बन जाती हैं, तो वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जनरली आप लोग देखेंगे कि अगर आपके पास से कोई ट्रेन गुजरती है, तो ट्रेन गुजरने की स्थिति में आपको अपने लिए एक खिंचाव की स्थिति महसूस होती है। खिंचाव की स्थिति क्यों? क्योंकि उसका उस समय एक अपनी गति के कारण गुरुत्वाकर्षण बन जाता है, जो आसपास की चीजों को खींच रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है। और जनरली अगर कभी भी आप दो ट्रेनों के बीच में फंस गए, तो उस समय जीवन बचाना बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने प्रेशर लगा रहे होते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है गैलेक्टिक ज्वार की वजह से। जैसे कि हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है, वो भी लगातार मूव हो रही है और वह भी गैलेक्टिक ज्वार को उत्पन्न करती है, और अगर आसपास में कोई छोटी छोटी आकाशगंगा आ जाएगी ना, तो वह उसको भी अपने आप में शामिल कर लेगी। वहीं ठीक उसी प्रकार से जो यह दूसरी आकाशगंगा है, जिसका नाम एंड्रोमेडा है, यह भी मूवमेंट कर रही है और इसका भी अपना गैलेक्टिक ज्वार है, जिस वजह से अब यहाँ विशेषज्ञों ने बताया है कि इनकी स्पीड जो है यह 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह मूव कर रहे हैं। और इसके मूव करने के कारण क्या हो रहा है कि यह लगातार पृथ्वी के पास खिसकती जा रही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है एक दूसरे को, तो यह लगातार खिसक रही है हमारी मिल्की वे के पास में। और संभावना यहाँ पर यह है कि अब आने वाले 4 अरब वर्षों में यह आपस में टकरा भी जाएंगे। हालांकि हम इसको देखने के लिए नहीं रहेंगे, बट टकराने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो गैलेक्टिक ज्वार के प्रभाव क्या होते हैं? अगर कहीं भी गैलेक्टिक ज्वार किसी भी आकाशगंगा में उत्पन्न होगा, तो वह आसपास की छोटी छोटी आकाशगंगाओं को स्वयं में शामिल कर लेगा, साथ साथ आकाशगंगाओं को विकृत भी कर देगा, क्योंकि प्रभाव होगा जिससे उसकी गति और उसके तारे प्रभावित हो जाएंगे, तो उसकी आकृति खराब हो जाएगी। तारों की कक्षाओं को भी यह उसमें बाधित कर देगा, साथ साथ तारों के तीव्र निर्माण को बढ़ाएगा, यानी कि आपस में जिस समय प्रेशर लगेगा तो टुकड़े होंगे अलग अलग छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की, तो तारे बन जाएंगे। तो तारे बनने की स्थिति भी इसके माध्यम से हम लोग तेजी में देख सकते हैं, और आकाशगंगा की गतिशीलता और उसके विकास को भी हम समझ सकते हैं इसी के माध्यम से। तो यह अन्य अनेक इसके प्रभाव होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक रिसर्च है जो कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है आने वाले समय में, तो तैयार रहिएगा इसको
शामिल करने के लिए। ठीक है, एक प्रश्न इस खंड से भी आपके स्क्रीन पर, फिलहाल इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी सभी की हम लोगों ने बात कर ली है, बहुत अच्छे से हर एक को डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो बच के नहीं जाएगा। हालांकि अंत में मैंने कहा था कि एक खास रहेगा आपके लिए बात, तो वह खास ये है उन लोगों के लिए जो अंत तक बने हुए हैं, उनके लिए स्पेशल है। वो यह है कि भाई देखिए, हमारे आज के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। तो जितने लोग यहाँ तक देख लिए हैं ना, ये उनके लिए है। तो आप लोग मैच कर लीजिए कितना सही है, लेकिन आंसर भी कमेंट करना है, साथ साथ अपना स्कोर भी बताना है कि कितना बन गया है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में रात 9 बजे, और ऐसे ही पढ़ते जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।